दोस्तों पिछले 2 महीनों से चल रहे एंटी कोटा प्रोटेस्ट के बाद फाइनली बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया और देश छोड़कर भारत आने का फैसला लिया। दोस्तों अब बांग्लादेश में भी म्यांमार और पाकिस्तान की तरह ही मिलिट्री गवर्नमेंट होगी। दोस्तों पिछले 2 महीनों से चल रहा स्टूडेंट का प्रोटेस्ट जो कि कोटा सिस्टम को खत्म करने के लिए था, वो एक वायलेंट, एक हिंसक मूवमेंट बन गया जिसमें करीब 300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई। पूरे देश में इंटरनेट शटडाउन और कर्फ्यू होने के बाद भी थाउजेंड ऑफ प्रोटेस्टर्स लॉन्ग मार्च टू ढाका के बैनर तले ढाका ढाका स्थित पीएम ऑफिशियल रेजिडेंस तक पहुंच गए। फाइनली पीएम शेख हसीना को रेजिग्नेशन देना पड़ा और बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। दोस्तों ऐसी नौबत क्यों आ गई और प्रधानमंत्री को क्यों बांग्लादेश छोड़ना पड़ा? क्या है कोटा सिस्टम? हम इसे थोड़ा डिटेल में जानेंगे। दोस्तों 1971 में पाकिस्तान के द्वारा किए गए जीनोसाइड के बाद भारत की मदद से बांग्लादेश आजाद हुआ। India gave people of Bangladesh their independence. Pakistan lost half of its country. A new nation was born, Bangladesh. Now as the Pakistani armed forces have surrendered in Bangladesh and Bangladesh is free, it is pointless in our view to continue the present conflict. आवामी लीग फ्रीडम स्ट्रगल में एक मुख्य भूमिका निभाने वाली पॉलिटिकल पार्टी थी और इस पॉलिटिकल पार्टी के शेख मुजीबुर रहमान जी को 1971 बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। 1972 में फ्रीडम फाइटर्स कोटा इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद जो भी सरकारें बनी सभी ने इस कोटा सिस्टम को एक्सपेंड किया, वो भी सोशल जस्टिस के नाम पे। 2018 में पहले भी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया कि सोशल जस्टिस के नाम पे जो 30% का फ्रीडम फाइटर कोटा दिया जा रहा है उसका कोई रैशनल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन सच्चाई ये थी कि शेख हसीना इस कोटा सिस्टम को इस्तेमाल कर रही थी अपने फेवरेट लोगों को नौकरियां देने के लिए, अपना एक कैडर बनाने के लिए जिसमें अपने फेवरेट लोग जो हैं वो गवर्नमेंट में आए और सरकार इनकी अपनी मुट्ठी में हो। बांग्लादेश यूथ को रियलिटी में ये एक धोखा दिया जा रहा था रिजर्वेशन के नाम पे। दोस्तों जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 0.13% थी। इस माइनॉरिटी पॉपुलेशन को 30% का कोटा दिया जा रहा था गवर्नमेंट जॉब्स में, वो भी जेनरेशन आफ्टर जनरेशन। यही चीजें बांग्लादेश के यूथ को ज्यादा से ज्यादा चुभ रही थी। शेख हसीना पे ये भी आरोप लगा कि उन्होंने फेक फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट्स बनाना शुरू कर दिया अपने ज्यादा से ज्यादा फेवरेट लोगों को गवर्नमेंट सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराने के लिए। दोस्तों 2018 में बांग्लादेश हाई कोर्ट में इस कोटा सिस्टम की लीगैलिटी को चैलेंज करने के लिए एक पिटीशन लगाई गई, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे मार्च 2018 में रिजेक्ट कर दिया और यही कारण बना स्टूडेंट के सड़कों पर आने का। एटलीस्ट ये स्टूडेंट्स का ये कहना था कि एटलीस्ट इसे सुन तो लिया होता। स्टूडेंट्स का ये कहना था कि जो कोटा सिस्टम है इसमें एक कंप्लीट रिफॉर्म होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड सोशल जस्टिस के जो नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो करना ज़्यादा जरूरी है। 2020 में शेख हसीना सरकार के द्वारा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाया गया जिसके द्वारा पूरा जो कोटा सिस्टम था उसको हटा दिया गया, लेकिन लेटर ऑन पता चलता है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाया गया है वो भी फेक और इलीगल है। जून 2020 को ही बांग्लादेश हाई कोर्ट का डिसीजन आता है कि जो कोटा सिस्टम हटाया गया था उसे फिर से वापस लाया जाता है। इस हाई कोर्ट के डिसीजन पर शेख हसीना जी का भी कोई रिएक्शन नहीं आया। स्टूडेंट फिर से प्रोटेस्ट करने लगे। दोस्तों बांग्लादेश में सब कुछ शेख हसीना के इशारों पर चलता है, यह कहना गलत नहीं होगा। जनवरी 2024 में बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए और शेख हसीना को इन इलेक्शंस में हिस्टोरिक विक्ट्री मिली। दोस्तों विक्ट्री इसलिए नहीं मिली कि उन्होंने कुछ बेहतरीन काम किए थे, बल्कि इसलिए मिली कि अपोजिशन में कोई था ही नहीं। 5 जून 2024 को हाई कोर्ट के द्वारा जो ये कोटा सिस्टम था इसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया और इसे जो यूथ था उसने इस तरह से देखा कि यह हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं बल्कि शेख हसीना जी का तानाशाही फरमान है। 1 जुलाई से स्टूडेंट का प्रोटेस्ट पूरे देश में फिर से होने लगा। सुप्रीम कोर्ट की एपलेट बेंच ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया और कहा कि 7 अगस्त को सुनवाई होगी। प्रोटेस्ट लगातार चलते रहे और शेख हसीना जी ने स्टूडेंट्स को ही एंटी नेशनल घोषित कर दिया। 16 जुलाई को स्टूडेंट्स और आवामी लीग की जो स्टूडेंट विंग है उसके बीच एक संघर्ष होने लगा और जिसमें करीब 6 स्टूडेंट की जान चली जाती है। प्रोटेस्ट और बढ़ने लगे, पुलिस को लाठीचार्ज का आदेश दिया गया, उसके साथ ही आंसू गैस और गोलियां भी चलाई गई।
18 जुलाई को इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया, पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया और आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की 7 अगस्त को होने वाली सुनवाई को 21 जुलाई को ही तय कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटा सिस्टम को रिफॉर्म किया भी। लेकिन अब स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सिर्फ हमें कोटा सिस्टम का ही रिफॉर्म नहीं चाहिए, बल्कि ये प्रोटेस्ट तब तक चलते रहेंगे जब तक शेख हसीना रिजाइन नहीं कर देती। तो ये मूवमेंट इसके साथ ही स्टूडेंट प्रोटेस्ट से एक प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट बन गया। दोस्तों, पिछले 2 महीनों में इस मूवमेंट के दौरान करीब 300 के आसपास लोगों ने अपनी जानें गंवाई और कई लोग जख्मी हुए। दोस्तों, ये हमारे लिए एक बैड न्यूज़ है और हमारी डिप्लोमेसी के लिए एक बड़ा सेटबैक। जहां एक तरफ बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ में से शेख हसीना जी का एक इम्पोर्टेंट योगदान था, वहीं अपोजिशन, मीडिया और सिविल सोसाइटी के क्रैकडाउन के लिए उन्हें लगातार क्वेश्चन किया गया। उनके 17 साल के टेन्योर में उन्होंने भारत की बेहतरीन दोस्त के रूप में काम किया और कई सारे पार्टनरशिप प्रोग्राम्स इंडिया और बांग्लादेश के बीच साइन हुए। तो उनका जाना इस तरह से देखा जा रहा है कि जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें इस्लामिक रेडिकलिज्म और एक्सट्रीमिस्ट जो एक्टिविटीज हैं, शायद उनको और ज़्यादा बढ़ावा मिल जाएगा। भारत का एक्सपीरियंस जो बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टीज हैं उनके साथ बहुत अच्छा नहीं रहा है अभी तक, चाहे वो ट्रेड हो, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो या फिर मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म में भारत के सपोर्ट की बात हो। इन सभी में अपोजिशन पार्टीज का रवैया भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है। साथ ही साथ अभी ये भी पता नहीं है कि जो आर्मी ने टेक ओवर किया है इंडिया के लिए किस तरह का उनका पर्सपेक्टिव होगा आगे, ये भी देखना अभी बाकी है। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।